तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आप लोग साइंस पढ़ना चाहते हैं या फिर मैथ पढ़ना चाहते हैं या फिर हिंदी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। तो ये सभी वीडियो जो है मैथ साइंस ये हमारे चैनल पे आती रहती उपलब्ध हो जाएंगी। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। क्या है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण इसका मतलब होता है, आप लोग जानते होंगे मैंने इसके पहले पढ़ाया है बहुपद। तो चर किसे कहते हैं जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, जैसे हो गया एक्स और हो गया वाई और हो गया जेड, अल्फ़ाबेट आदि शब्द हो गए। एक्स हो गया, वाई हो गया। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका मतलब दो चर हैं, मैंने यहाँ पे दो चर रख दिया। और समीकरण क्या होंगे, जो या तो प्लस होंगे या तो माइनस होंगे, तभी तो ये समीकरण बनेंगे। और इनके इक्वल में क्या होगा, जीरो होगा। ये जो होंगे जीरो के बराबर होंगे, यानी इनका कोई एक शून्यक आएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी रैखिक हैं, यानी इनकी जो अधिकतम घात होगी ये क्या होगी, एक होगी। इनकी अधिकतम घात क्या होगी, एक होगी। और इसमें दो चर रहने चाहिए, यानी कि यहाँ पे दो चर हैं। अगर इसको लिख दिया जाए 2x प्लस 3y प्लस 8, फिर भी क्या ये एक दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। हाँ होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो 2x है और 3y है, यहाँ पर जो y है अगर इसका मान कुछ और रख दिया जाए तो कुछ और आ जाएगा। ये चर है, ठीक है, ये भी चर है, क्योंकि यहाँ पर इसका मान कुछ भी रख दिया जाए तो इसका मान कुछ भी आ सकता है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण का है तो यहाँ पर 8 रहने से कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि ये अचर पद है। यहाँ पे चर बोला है तो जो है यहाँ पर अचर रह सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखते हैं। तो जो रैखिक समीकरण होता है वो हमेशा जोड़ों में होता है, क्योंकि इसका नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी ये जो होता है ये जोड़े में ही रहता है। यहाँ पर अगर 2x प्लस 3y प्लस 8 है तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, 6x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0। यानी कि ये जो है ये समीकरण क्या कहलाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी ये क्या है, रैखिक समीकरण है जो कि है युग्म में है, यानी जोड़े में है। ठीक है, तो पूरा समीकरण क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण। तो जैसे देखिए यहाँ पर इसका जो साधारणतः रूप होता है वह कुछ इस प्रकार होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए ए टू प्लस एक्स प्लस बी टू प्लस वाई प्लस सी टू, ये क्यों है, क्योंकि ये जो होते हैं जोड़े में होते हैं। अगर मैं इनको सेम सेम लिख दूँ, अगर लिख दूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये सेम सेम हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि कौन सा समीकरण कौन सा है। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं A1 B1 C1, यानी कि ये जो हैं प्रथम समीकरण के हैं, और इसको A2 B2 C2 यानी कि ये द्वितीय समीकरण के हैं। तो ऐसे पता चल जाता है कि ये कौन से समीकरण के हैं। ठीक है, तो इसमें होता है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बहुत सी विधियाँ होती हैं, तो वो भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए इस सवाल को हम लोग आगे लगाते हैं, आगे देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से सवाल हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आशा है आप लोग समझ गए हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं ऐसे ऐसे आपको विधियाँ समझाते जाऊंगा, तो आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है तो हम लोग देखते हैं। तो बुक में मैं पढ़ता हूँ। देखिए लिखा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से मतलब अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3
गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसको कैसे लगाना है तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो आफ्ताब की आयु है, वर्तमान आयु हो तो हमको पता नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना क्या, माना आफ्ताब, कौन है, आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की क्या वर्तमान आयु क्या है, हम लोग इसे क्या मानेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं यक्स। आफ्ताब की आयु को क्या मान लेते हैं, यक्स वर्ष। ठीक है, यक्स वर्ष क्यों माना गया है, क्योंकि ये जो है अचर हैं, मतलब क्या है, चर हैं, इनका मान हमेशा बदलता रहता है, तो यक्स कुछ भी आ सकता है, तो इसीलिए यक्स मानना सही है। तथा पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु हम लोग मान लेते हैं वाई वर्ष। कितना, वाई वर्ष। ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार हम लोग पहले लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, यानी पहले क्या कहा है, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार देखते हैं। प्रथम शर्त के अनुसार ये कहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितना था, 7 वर्ष पूर्व, यानी कि आफ्ताब कितना है, वर्तमान में x वर्ष है, और 7 वर्ष पूर्व यानी कि इसमें से 7 घटा दीजिए। जब पूर्व कहेगा तो घटा दीजिएगा, और जब बाद कहेगा तो जोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये पहले था तो इस समय जो है स्थिति इसकी, उसमें से जितना साल पहले था उतना घटा देंगे तो उसकी वर्तमान आयु आ जाएगी, यानी कि वर्तमान में अभी x है, तो 7 वर्ष पहले ये कैसा था, तो इसको जानने के लिए इसमें से 7 घटा देंगे यक्स में से, फिर बराबर, इसमें लगाएंगे बराबर का निशान, फिर आगे देखेंगे क्या कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए जब 7 वर्ष पूर्व कितने, इसका जो था ये इसका वर्तमान आयु है, इसकी वर्तमान आयु है, और ये है जो ये 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 घटा देंगे, क्या करेंगे, 7 घटा देंगे। 7 घटाने के बाद अब हम इसकी पुत्री की आयु देखेंगे। किसकी आयु देखेंगे, इसकी पुत्री। इसकी पुत्री भी 7 वर्ष पहले, यानी इसकी पुत्री की आयु कितनी, वाई है, और 7 वर्ष पहले कितना, -7। ठीक है, अब फिर इसमें देखिए क्या कह रहा है, 7 गुनी आयु का थे, यानी ये 7 वर्ष पूर्व इससे 7 गुनी आयु का था, तो इसमें भी 7 गुना, ये 7 गुनी आयु का था, कौन था, आफ्ताब। तो आफ्ताब अगर 7 गुनी आयु का था, तो अगर इसमें 7 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये और भी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इक्वेशन यहाँ पर लगा हुआ है, यानी हम लोग एक समीकरण बना रहे हैं, यानी इस दोनों को इक्वलिटी का निशान दिखाना है, इसलिए 7 का गुणा यहाँ पर करेंगे। 7 वर्ष का था, यानी कि जो वो बोल रहा है उसको हम लोग एक प्रकार से समीकरण के रूप में लिखेंगे, फिर इस सवाल को हल करेंगे। तो वो जो बोल रहा है उसको एक प्रकार से समीकरण से हम लोगों ने लिख लिया है, और इसको बराबर दिखाना है, अगर 7 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और आंसर हमारा नहीं आएगा। ठीक है, तो y-7 यहाँ पर हो गया। अब देखिए इस समीकरण को हल कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x-7 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 7y-7 और फिर x-7 माइनस से इसको इधर ला देंगे प्लस 49 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, हमारा समीकरण बन गया। इसको हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेंगे, यानी प्रथम शर्त में उसने कुछ इस प्रकार कहा है। फिर हम देखते हैं इसने द्वितीय शर्त में क्या कहा है, तो देखते हैं हम लोग द्वितीय, आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते चलें, पहले क्वेश्चन को देख लें फिर उसको हल करें ताकि आसानी होगी। तो द्वितीय शर्तानुसार हम लोग देखते हैं, क्योंकि अगर मुझसे कोई क्वेश्चन गड़बड़ हो गया तो आपका नोट्स ख़राब हो जाएगा, इसलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, फिर बिना वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लगाएं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो द्वितीय शर्तानुसार में बोला है अब से 3 वर्ष बाद, मैंने क्या बताया, अभी आपको मैंने बताया कि जब बाद बोलेगा तो प्लस कर देना है, तो 3 वर्ष बाद। ठीक है,
अब इक्वल का निशान लगाएंगे और उसको भी 3 वर्ष बाद करेंगे। फिर आगे देखेंगे क्या बोल रहा है। ठीक है, ये भी हो जाएगा कितना, 3 वर्ष बाद। फिर इसके बाद क्या बोला है, 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि 3 गुनी आयु का ये रह जाएगा। तो फिर अगर इसमें 3 का गुणा कर देते तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन इक्वलिटी का निशान दिखाने के लिए हम इधर 3 का गुणा करेंगे। तो देखिए इधर 3 का गुणा करने पर क्या होगा, x+3 इक्वल टू 3y प्लस 9। फिर ये हो जाएगा x+3, इधर इसको लाएंगे माइनस 3y प्लस 9। ठीक है, इसको कर लेंगे अच्छे से, x प्लस क्या हो जाएगा ये, x नहीं, यहाँ पर अच्छे से इसको कर लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 3y, x-3y और प्लस 3, और ये 3 और 9 जुड़कर क्या हो जाएगा 11 इक्वल टू 0। इसको समीकरण नंबर कितना मान लेंगे, 2। अब इन समीकरण को हल करने के लिए अगले सवाल में आएगा, इन समीकरण को जो है ग्राफीय रूप से निरूपित करने के लिए कहा है। तो ग्राफीय रूपों से किस प्रकार निरूपित करते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो ग्राफ बनाने से पहले मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पर ये 7 है, तो हमने यहाँ पर इसको घटाया नहीं था, तो यहाँ पर जगह नहीं बची है, तो मैं यहाँ पर इसको काट देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 42 लिख देता हूँ, आप लोग इसे समझ जाइएगा। तो चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो हमने ग्राफ कुछ इस प्रकार बना लिया है, आप भी बना लीजिएगा। तो ये हम लोगों को क्या मिला है, हम लोगों को समीकरण मिला है। तो क्या समीकरण को इस ग्राफ पर दिखाएंगे, नहीं। तो हम इस समीकरण को पहले हल कर लेते हैं, किस प्रकार से हल करना है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे x, इधर लिखेंगे y। ठीक है, तो एक बना लेंगे बॉक्स। ठीक है, एक बना लेंगे हम लोग बॉक्स। तो देखिए यहाँ पर एक बॉक्स बन चुका है। अब फिर आगे हम लोग इस सबसे पहले हम लोग कुछ मान रखेंगे, कुछ भी, आप कुछ भी मान सकते हैं, छोटा मान रखें ताकि ये आसानी से कट जाए। जैसे हम लोग यक्स को क्या मान ले रहे हैं, यक्स को हम लोग मान लेते हैं 0। तो किस प्रकार करना है, देखिए हम लोगों ने यक्स को 0 मान लिया, तो यक्स की जगह क्या आ जाएगा, 0 माइनस 7y प्लस इक्वल टू, अगर 42 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 42। अगर y को इक्वल करेंगे तो ये -42 और ये -7, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 7×42, यानी y क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 6। अब y को भी 6 रख सकते थे, अगर y को 6 रखेंगे तो क्या x 0 आ जाएगा। अब फिर मान लीजिए कुछ रख लेते हैं, y को चलिए रख लेते हैं, y को रख लेते हैं 5। अगर y को 5 रख लेते हैं हम लोग, तो x माइनस 7 इंटू 5 इक्वल टू -42। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 35 इक्वल टू -42, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा -42 प्लस 35। ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा तब, 42 में से 35 जाएगा तो 7 हो जाएगा। अभी कौन सा माइनस का, क्योंकि 42 है जो बड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 5 मतलब हम लोगों ने यहाँ पे 5 रखा तो क्या आ गया 7। तो आप लोग आगे और भी हल कर सकते हैं, जितना चाहे उतना हल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 ही रहने देता हूँ, फिर हम लोग इसको ग्राफ पे दर्शा लेते हैं। कहाँ पर, ग्राफ पर दर्शा लेते हैं। तो ग्राफ पर किस प्रकार दर्शाएंगे, देखिए क्या मिला है हम लोगों को, मिला है हमको 0, 6 और 7 और 5। तो 0, 6, यानी कि x अक्ष पर 0 और y अक्ष पे 6, वो भी प्लस में, यानी x अक्ष पे 0 यानी कहीं नहीं चलना है, और y अक्ष पे जो है 6 चलना है, वो भी प्लस का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, 6। ये सब माइनस के होते हैं, इधर माइनस का होता है, इधर माइनस का, माइनस का, माइनस 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 माइनस, ये सब माइनस रहते हैं। ठीक है, तो प्लस की ओर चलना है, तो यहाँ पे 0, 6 हो जाएगा। और क्या है 7, 5, क्या है 7, 5, 7, 5 हम लोग दर्शाते हैं। 7 है पहले, x अक्ष पर कहाँ चलना है, -7 है ना, -7 है। ठीक, यहाँ पे हम लोगों को चलना है -7, यानी कि x एक्सिस पे। ठीक है,
तो यहाँ पे -7 हम लोग चल दिए। फिर उसके बाद चलने के कहा है 5, 5 यहाँ से चलेंगे यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर, यहाँ कुछ तो क्या बनेगा, ये बनेगा -7, 5। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, जो रैखिक समीकरण होता है उसकी हमेशा सीधी लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है। उसकी कैसी लाइन ड्रॉ होती है, एकदम सीधी लाइन ड्रॉ होती है। ये लाइन जो होता है इससे मिल जाएगी, ठीक है, सीधी। मुझसे टेढ़ी खींचेगी, स्केल से खींचता तो अच्छी हो जाती, मैंने आपको समझाने के लिए हाथ से खींच दिया। तो क्या होती है, इसकी हमेशा सीधी लाइन ड्रॉ होती है। ग्राफ पेपर पे आप करेंगे अच्छे से, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, तो क्या होगा, हमेशा सीधा लाइन बनेगा। मैं यहाँ पे एक कॉपी पे आप लोगों को समझाने के लिए कर दे रहा हूँ। फिर देखिए दूसरा समीकरण हम लोगों का क्या है। दूसरा समीकरण हम लोगों का है x - 3y + 11। क्या है दूसरा समीकरण का, x + 3y - 11 = 0। ये है हमारा दूसरा समीकरण, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर कुछ मान रख लेते हैं, यहाँ पे x, यहाँ पे y, कुछ मान हम लोग जल्दी जल्दी रख लेते हैं। तो हम लोग कुछ मान रखते हैं, x को मान लीजिए 6 रख देंगे, तो y जो आएगा, y 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर x को 0 रख देते हैं तो y क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। तो फिर आगे इस सवाल को देखते हैं। इसी ग्राफ पर हम लोगों को करना है इस सवाल को भी। तो देखिए सबसे पहले 0, 6, यानी y अक्ष पे क्या कहाँ चल रहा है, 0 चल रहा है, और x अक्ष पर 6 बार चल रहा है, वो भी प्लस के। तो यहाँ पर हम लोगों ने चल दिया, क्या हो गया, 0, 6, ठीक है। अब फिर दिया है 0, -2 आया है हम लोगों का हल करने पर। तो 0, -2 जो है वो कुछ इस प्रकार, 0 चलना है x एक्सिस पर और -2 y एक्सिस पर, यहाँ पर 0, -2। यहाँ पर हम लोग 2 ही हल निकाल रहे हैं, क्योंकि ये है दो, मतलब 2 पद में है, यानी कि x और y, यानी 2 चर हैं यहाँ पर, इसलिए 2 ही हल निकाल रहे हैं हम लोग। और इसके निकालने पर 2 ही हल आएगा, यानी कि कोई मान रखने पर अगर 0 हो जा रहा है तो वो दो ही मान आएंगे जिससे वे 0 हो जाएंगे, x और y। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर y की जगह 6 रखा है तो ये x 0 हो गया, और कुछ रख सकता हूँ तो ये y 0 हो जाएगा। यानी इन दोनों को दो ही हल आएंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं, यानी इसके 2 ही हल आएंगे, तो ये 0 हो सकते हैं। तो चलिए इसको मिला लेते हैं हम लोग, यहाँ से इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे, तो जहाँ पर ये किसका समीकरण है, ये है x + 3y - 11, और ये है x - 7y + 42 = 0। जो समीकरण है उसको समीकरण के साथ दर्शा देंगे, मतलब लाइन के साथ समीकरण को दर्शा देंगे। तो कुछ ग्राफ इस प्रकार बनेगा। पहले आंसर का आगे आप लोग ग्राफ बना लीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी इस सवाल को भी उसी प्रकार लगाना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार लगाना है। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे बल्ले की कीमत क्या थी। तो माना एक बल्ले, यानी कि एक बल्ले की कीमत पहले मान लेते हैं। माना एक बल्ले की कीमत हम लोग पहले मान लेते हैं, ठीक है। तो एक बल्ले की कीमत मान लिया हम लोगों ने x रुपीस, ठीक है। और तथा एक गेंद की कीमत कितना, y रुपये हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। और फिर प्रथम शर्तानुसार क्या बोल रहा है ये देखते हैं। तो प्रथम शर्तानुसार
प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्तानुसार क्या बोल रहा है? क्रिकेट टीम के कोच ने 39 ओवर में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे, यानी कि 3 बल्ले, यानी 3 बल्ले, 3, और बल्ले की प्राइस कितनी है? यक्स 3 बल्ले। अगर एक बल्ले ले रहे हैं, मान लीजिए बल्ले 100 रुपये का है, तो 1 × 100 तो 100 रुपये हुआ। अगर 2 बल्ले ले रहे हैं तो 2 × 100 200 रुपये हो जाएगा। तो 3 बल्ले ले रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? 3 × x, यानी ये हो जाएगा 3 बल्ले की कीमत हो गई 3x। ठीक है, तो आगे हम लोग करेंगे प्लस। अब क्या कह रहा है? 6 गेंदे, यानी 6y = 3900। इसका मतलब है कि 3 बल्ले खरीदे हमने और फिर हम लोगों ने 6 गेंदे खरीदे, और इन दोनों को जोड़कर कितना हो गया? 3900 रुपये हो गए प्रथम शर्तानुसार में। ठीक है, अब फिर इसको हम लोग हल कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन है, यहाँ पर 3 और 6, तो कॉमन ले लेंगे 3, फिर ये हो जाएगा x + 2y। ठीक है, फिर इक्वल टू हो जाएगा 3900, फिर x प्लस हो जाएगा 2y = 3900 बटे में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर x + 2y = क्या हो जाएगा? 1300, और ये कट जाएगा क्योंकि 13 × 39 हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? प्रथम समीकरण। नॉइस के लिए माफ़ी चाहूँगा, सॉरी फॉर द नॉइस। तो देखते हैं द्वितीय शर्तानुसार। अब द्वितीय शर्तानुसार देखता हूँ। द्वितीय शर्तानुसार हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। द्वितीय शर्तानुसार में कह रहा है कि एक बल्ला यानी x, एक यहाँ पर गुणा में रहता ही है, और क्या बोल रहा है? 3 गेंद कितने की हैं? ये जोड़कर 1300 की। इसमें कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकंड समीकरण। अब इनको ग्राफ पे आप लोग दर्शा लीजिएगा, मैंने समीकरण बता दिया है। तो ग्राफ मैं स्क्रीन पर शो कर देता हूँ। ग्राफ ये कुछ इस प्रकार बनेगा, तो आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है देखते हैं। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसे व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले उनकी कीमतें मान लेते हैं। माना क्या है? माना सेब का मूल्य x रुपीज, और फिर तथा अंगूर का मूल्य y रुपीज। ठीक है, फिर देखते हैं प्रथम शर्तानुसार। इसमें 2 शर्तें दी होती हैं। ठीक है, तो हम प्रथम शर्तानुसार देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि किसी दिन जो है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर है 160 रुपये हैं, यानी कि 2 केजी हैं तो ये हो जाएंगे 2x, प्लस 1 केजी अंगूर है तो y हो जाएगा, और ये कितने हो रहे हैं? 160 रुपये हो रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर ये हो जाएगा फर्स्ट। और फिर द्वितीय शर्तानुसार हम लोग देखते हैं। द्वितीय शर्तानुसार अब हम लोग देखते हैं। अब कह रहा है कि 4 किलो सेब यानी 4x हो जाएगा, प्लस और 2 किलो अंगूर यानी 2y हो जाएगा। इन दोनों का मूल्य कितना है? 300 रुपये। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ देखिए, यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x + y = 300, और फिर ये हो जाएगा 2x + y = 300 बटे में 2, फिर ये कट जाएगा, कितना आएगा? 150। 2x + y = 150। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर सेकंड। तो इसका ग्राफ स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। आप लोग इसे सॉल्व करके मिला लीजिएगा
कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो मैंने बुक का पेज पलटा और देखा कि ये तो प्रश्नावली जो है ख़त्म हो चुकी है। अगली प्रश्नावली के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और नॉइस के लिए माफ़ी चाहूँगा। दिल से बुरा लगता है यार, आप लोग अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। तो ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।